नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुआ है, जहां एक महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। अपनी अस्मत और जिंदगी को बचाने की जंग में जूझते हुए उसकी सांसें थम गई। उसके शरीर के साथ इतनी बर्बरता की गई कि आज माता पिता अपनी बेटी को घर से दूर पढ़ने, नौकरी करने भेजने की सोचकर ही सिहर जा रहे हैं। एक होनहार डॉक्टर जो भविष्य में हमारी ही जान बचाती, हमारी ही सेवा करती, उसे हमने खो दिया। उसके दुष्कर्म और हत्या होने के बाद आज सारी मानवता शर्मसार है। दोस्तों, लड़कियां अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में कितनी सुरक्षित हैं, कितनी नहीं, यह आज का ही विषय नहीं है। क्या आपने सुना है कि एक ऐसी ही होनहार नर्स जो हॉस्पिटल में काम करती थी, उसके साथ भी ऐसी ही दरिंदगी की गई कि उसे ना तो जिंदगी मिली और ना ही मौत। उसकी शादी एक डॉक्टर से होने वाली थी, पर उससे पहले ही उसके साथ इतनी बर्बरता हुई कि उससे उसकी ज़िंदगी के 42 साल बिस्तर पर लाश की तरह बिताना पड़ा। 42 साल इंसाफ की इस मौन लड़ाई के बाद वह हार गई, पर उसकी यह हालत करने वाला मात्र 7 साल की सजा काटकर जेल से छूट गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अरुणा शानबाग केस के बारे में, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु के कानून को भी और गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया था। इन सभी चीज़ों को और विस्तार से जानते हैं। मेरे साथ बने रहिए आखिरी तक। हेलो दोस्तों, मैं उमा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल यूसी क्राइम मिरर पर। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूँगी कि कहानी सुनने के बाद यह कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, यह कहानी है ऐसी निर्दयता और क्रूरता की जो अरुणा को न जीने दे रही थी और ना ही मरने। यह कहानी है महाराष्ट्र के मुंबई के परेल नामक इलाके में बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक हॉस्पिटल है, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल यानी KEM हॉस्पिटल। यह घटना सन 1973 की है। 28 नवंबर 1973 की सुबह 6 से 7 बजे के बीच एक सफाई कर्मचारी इसी KEM हॉस्पिटल के बेसमेंट में आता है। बेसमेंट में हॉस्पिटल स्टाफ का चेंजिंग रूम और स्टोरेज था। जब वह सफाई कर्मचारी अंदर आया तो उसने देखा कि सामने एक महिला पड़ी है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। महिला के गले में कुत्ते बांधने वाली जंजीर बंधी थी। कपड़े काफी हद तक फटे हुए थे। शरीर पर चोटों के निशान थे। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे इसके साथ किसी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। पर सफाई कर्मचारी चिल्लाते हुए वहां से भागकर ऊपर आया। ऊपर जाकर वह सबको बताता है। पुलिस को खबर किया जाता है। वहां पड़ी वह महिला थी अरुणा शानबाग। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे देखते ही पहचान लिया था, पर उन्होंने उन्हें जब चेक किया तो पता चला कि वह तो जिंदा थी। उसकी सांसें चल रही थी। आनन फानन में उसे उठाकर कैजुअल्टी में लेके जाया गया। वह कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर उन्हें मरा हुआ समझ चुके थे। अचानक से उनकी बॉडी हिलने लगी। वह वेजिटेटिव स्टेज में थी, यानी कोमा में। उनके ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया था। कुत्ते को बांधने वाली चेन से उनका गला ऐसा घोटा गया था कि उनके गले की एक नस फट गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग में खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहे थे। इस कारण वह कोमा में जा चुकी थी और शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अरुणा अब ना तो देख सकती थी, ना बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी। यहाँ तक कि वह अपना शरीर भी नहीं हिला सकती थी। इस तरह वह एक जिंदा लाश बन गई थी। उसकी दिल की धड़कन और सांसें बस चल रही थी। अब अरुणा के साथ यह दरिंदगी किसने की, यह पता लगाना था। अरुणा कर्नाटक की रहने वाली थी। पुलिस ने अरुणा के माता पिता से कर्नाटक में संपर्क किया।
अरुणा के कुछ रिश्तेदार बॉम्बे में ही रहते थे, उनको भी बुलाया जाता है। अरुणा पहले से ही इसी हॉस्पिटल में काम करती थी, सभी अरुणा को अच्छे से जानते थे। पुलिस अरुणा के बारे में सब कुछ पता करना चाहती थी। वह उसके जानने वालों से अरुणा के बारे में पूछा, फिर सबने अरुणा के बारे में जो बताया वो इस प्रकार था। अरुणा का जन्म 1 जून 1948 में कर्नाटक के हल्दीपुर नामक गांव में हुआ था। अरुणा अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। अरुणा बचपन से ही काफी प्रतिभाशाली थी। उसे पढ़ने का भी शौक था, पर उसके घर की हालत ठीक नहीं थी, पैसों की थोड़ी तंगी थी। अरुणा जब 10 साल की थी तब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी माँ और भाइयों पर आ गई थी। इनके 2 भाइयों की मानसिक हालत ठीक भी नहीं थी। उस समय 90s का दौर चल रहा था। उस समय लड़कियों की पढ़ाई पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। कहीं कहीं तो लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। उनके घर वाले उनकी पढ़ाई का फीस भी नहीं देते थे। पर अरुणा में पढ़ने की और कुछ बनने का जज्बा ऐसा था कि उसने अपने दोस्तों से किताबें मांगकर उधार लेकर अपनी पढ़ाई जारी रखी। पढ़ाई के प्रति अरुणा की ऐसी लगन को देखकर उसके परिवार वालों ने भी उन्हें कभी रोका नहीं। मजदूरी करके उनकी फीस भरते रहे, उनको 10वीं तक पढ़ाया। अपने गांव में उस समय इतना पढ़ने वाली एकमात्र महिला थी। अरुणा का सपना डॉक्टर बनने का था, पर चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी कर लेते, डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते थे। 18 साल की उम्र में अरुणा ने घर छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने बॉम्बे जाने का सोचा। पहले तो घर वाले नहीं मानते हैं, फिर अरुणा की जिद के सामने सभी झुक जाते हैं। बॉम्बे में अरुणा का कोई रिश्तेदार रहता था, इसलिए घर वाले मान गए। इसके बाद 1967 यानी 1967 में अरुणा अपने एक कजन भाई के साथ बॉम्बे आ गई और नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब वह यहाँ पढ़ाई करने लगी और यहीं के हॉस्टल में रहने लगी। यहाँ से अरुणा की नई जर्नी की शुरुआत होती है। कुछ समय तक सब सही चल रहा था। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई 1971 में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल ने इन्हें जॉब दे दिया। अरुणा यहाँ जूनियर नर्स के तौर पर काम करने लगी। यह हॉस्पिटल बहुत ही रेपुटेटेड था। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सारी जटिल प्रक्रिया इसी हॉस्पिटल में हुई थी। अरुणा यहाँ काम करके बहुत खुश थी। सैलरी भी ठीक ठाक थी। थोड़े पैसे वह अपने पास रखती थी और बाकी के पैसे फैमिली के लिए भेज देती थी। अरुणा के परिवार वाले अरुणा पर गर्व करते थे। इस हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट था जहाँ कुत्तों का इलाज होता था। अरुणा यहाँ कुत्तों को दवाई देने का काम करती थी। इसी हॉस्पिटल में एक रेसिडेंट डॉक्टर थे। काम के सिलसिले में अरुणा से उनकी मुलाकात होती रहती थी। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन अरुणा के घर वाले शादी का विरोध करने लगे क्योंकि वह डॉक्टर दूसरे कास्ट का था। फिर भी अरुणा उन डॉक्टर से बॉम्बे में सगाई कर लेती है। सोचती है कि बाद में घर वालों को मना लेगी। सगाई के बाद जनवरी 1974 में उसकी शादी फिक्स की गई। अभी 1973 के नवंबर का समय चल रहा था। इसके 2 महीने बाद ही अरुणा की शादी होने वाली थी। इन्हीं दिनों अरुणा के डिपार्टमेंट में एक आदमी काम करता था। नाम था सोहन लाल वाल्मीकि। इसकी ड्यूटी थी कुत्तों को खाना देना और साफ सफाई करना। अरुणा और सोहन लाल में ज़्यादा नहीं बनती थी। इसका कारण यह था कि सोहन लाल ठीक से अपना काम नहीं करता था और ऊपर से कुत्तों को खिलाने के लिए जो मटन आता था ये उसको चुराकर बाद में खा जाता था। यही कारण है कि अरुणा इसको पसंद नहीं करती थी। अरुणा एक स्ट्रिक्ट और अपने काम को महत्व देने वाली नर्स थी। अरुणा ने सोहन लाल की शिकायत भी की थी, इसलिए सोहन लाल अरुणा से बदला लेना चाहता था। वह मौके की तलाश में था और वह मौका उसे मिला 28 नवंबर 1973 को। उसने अरुणा के गले में कुत्तों को बांधने वाली जंजीर डालकर ऐसे खींचा कि अरुणा जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई एक लाश बन गई। जब अरुणा बेसमेंट में हॉस्पिटल के लोगों को मिली थी तो पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने सबसे पहले अरुणा के बारे में जानकारी ली।
उन्हें केवल एक ही नाम पर शक हुआ, वह था सोहनलाल वाल्मीकि। अब पुलिस ने उसे ढूंढा। उस दिन वह हॉस्पिटल में मिला ही नहीं। जहां रहता था पुलिस वहां जाती है। पता चलता है कि कल रात से सोहनलाल गायब है। अब पुलिस का शक सोहनलाल के ऊपर और बढ़ जाता है कि अरुणा की इस दुर्दशा का जिम्मेदार कहीं ना कहीं सोहनलाल तो नहीं। अब धीरे धीरे अरुणा की खबर पूरे देश में फैल जाती है कि कैसे किसी ने एक 25 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, और वो भी गले में कुत्तों बांधने वाली जंजीर डालकर, जिसकी वजह से लड़की कोमा में चली गई और उसका शरीर भी पैरालाइज्ड हो गया है। यह खबर फैलते देर नहीं लगी। उस हॉस्पिटल और अन्य हॉस्पिटल की महिला कर्मचारी उस समय की गवर्नमेंट से गुहार लगाने लगी कि क्या कोई इतना हैवानियत करके बच सकता है। उन्हें अपने ही कार्य क्षेत्र में सुरक्षा चाहिए थी। पुलिस ने अपने खबरियों को काम पे लगाया सोहनलाल के बारे में पता लगाने के लिए। ये तरीका काम करता है। केवल 1 या 2 दिन बाद ही सोहनलाल को पकड़ लिया जाता है। अब जब पुलिस अपने अंदाज में पूछती है तो वह कबूल कर लेता है कि अरुणा की इस हश्र का जिम्मेदार वही है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसने अरुणा से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी थी। उसकी सास को देखने जाना था। उसकी सास उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक छोटे से गांव में रहती है। अरुणा तो पहले से ही उसे पसंद नहीं करती थी। उसने साफ तौर पर मना कर दिया कि छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी अगर तुम गए तो मैं लिखित तौर पर मैनेजमेंट से शिकायत कर दूंगी, नौकरी भी यहाँ से चली जाएगी। ये बात बीत गई। इसके बाद 27 नवंबर 1973 की रात आती है। रात को 8 बजे के बाद अरुणा अपनी ड्यूटी खत्म कर बेसमेंट में चेंजिंग रूम में जाती है। अगले दिन से छुट्टी में जाने वाली थी क्योंकि जनवरी में उसकी शादी होने वाली थी और उसको तैयारियों के लिए छुट्टी चाहिए था। यहाँ बेसमेंट में सोहनलाल पहले से ही कुत्ते बांधने वाली जंजीर लेकर वहाँ मौजूद था। पीछे से उसने अरुणा के ऊपर हमला किया। अरुणा इससे लड़ती है, उसका सामना करती है, मदद के लिए आवाज लगाती है। अरुणा को ऐसा करता देख सोहनलाल ने कुत्ते बांधने वाली जंजीर को अरुणा के गले में डाल दिया और जोर से खींचने लगा। अरुणा बचने की पूरी कोशिश कर रही थी पर जंजीर उसके गले में कसता ही जा रहा था। जंजीर इतना ज्यादा कस गया कि दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने वाली गले की नस फट गई। अरुणा जमीन पर गिर गई। सोहनलाल ने अरुणा से दुष्कर्म करने की भी कोशिश की पर किसी के आ जाने के डर से वह ऐसा कर नहीं पाया। अरुणा ने कुछ गहने पहने थे जैसे सगाई की अंगूठी, कान की बाली इत्यादि। अरुणा के जमीन में गिरने के बाद सोहनलाल ने अरुणा के पर्स समेत गहनों को भी निकाला और उसे लेकर भाग गया। 28 नवंबर को पुलिस सोहनलाल को ढूंढना शुरू करती है। 1 या 2 दिन बाद ही सोहनलाल गिरफ्तार हो जाता है। अब तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। इधर अरुणा के मंगेतर डॉक्टर को जब ये बात पता चली तो वो भागे भागे आते हैं। अरुणा की हालत देखकर वो भी बहुत दुखी होते हैं। 1974 में पुलिस सोहनलाल के खिलाफ चार्जशीट पेश करती है। इसमें इसके ऊपर कत्ल करने की कोशिश और रॉबरी जैसे चार्जेस लगते हैं। बाकी और कुछ भी चार्जेस नहीं लगता। दुष्कर्म का तो कहीं नाम और निशान भी नहीं था। ये चार्जेस प्रूव भी हो गए और सोहनलाल को 7 साल की सजा मिली। अगर अरुणा की मौत हो जाती तो शायद ये सजा उम्र कैद होती, पर अरुणा जिंदा थी, भले ही कोमा में थी, यानी 98% मरी हुई थी। एक हंसती खेलती नौजवान लड़की जिसके बहुत सारे सपने थे, अब बिस्तर पर बेबस मरी हुई सी हालत में पड़ी हुई थी। पर उसकी ये हालत करने वाला बस 7 साल में बाहर आ जाता है, यह कहाँ तक सही है। कोमा में गया हुआ इंसान के होश आने में या तो 1 दिन लगता है, 1 साल लगता है, या फिर कभी नहीं। उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। साथ ही अरुणा तो पैरालाइज्ड भी हो गई थी। उसका शरीर ऐसे भी कोई काम नहीं कर सकता था, बस सांसें और धड़कन चल रही थी। अरुणा के घर वाले और मंगेतर उससे कुछ दिन तक मिलने आते रहे। चूंकि उसका मंगेतर एक डॉक्टर था तो उसे पता था कि अरुणा की कंडीशन क्या है, वह शायद ही ठीक होगी। कुछ दिन बाद अरुणा के मंगेतर हॉस्पिटल से चले गए। उनका मुंबई में एक और क्लिनिक था, अब वह वहीं काम करने लगे। इधर घर वाले भी बार बार कर्नाटक से मुंबई नहीं आ सकते थे, पैसों की तंगी थी।
उन्होंने भी धीरे धीरे आना कम कर दिया। इस तरह से अरुणा केईएम हॉस्पिटल के एक बेड पर जिंदा लाश की तरह बेसहारा पड़ी रही। घर वालों ने अरुणा के इलाज से अपना हाथ खड़ा कर लिया। अरुणा के सारे अपने एक एक कर जा रहे थे। बचे थे तो सिर्फ वो जिनके साथ वह अरुणा काम करती थी। केवल वही लोग बचे थे अरुणा की देखभाल करने के लिए, और वे लोग ऐसा करते भी हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कई साल बीत गए। अरुणा की हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। एक समय के बाद बीएमसी ने कहा कि अरुणा की हालत ठीक नहीं हो सकती, अब उसके घर वालों को सौंप देना चाहिए। हॉस्पिटल में एक बिस्तर अरुणा ने ले रखा है, वह बिस्तर किसी और के काम आ जाएगा। आखिर अरुणा के हालत में तो कोई सुधार नहीं हो रहा है। घर वालों ने साफ तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए कि अरुणा की जिम्मेदारी उनके बस की बात नहीं। बीएमसी अरुणा को हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहती थी। इस लड़ाई में इस हॉस्पिटल की नर्सेस और कर्मचारी सामने आते हैं और कहते हैं कि जब तक अरुणा ठीक नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल करेंगे। वो जानते थे कि अरुणा से ना कोई फीस मिलेगी ना ही कोई फायदा होगा, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। यह बात हाई ऑफिसर्स तक पहुंचती है तो हॉस्पिटल स्टाफ के सामने मैनेजमेंट को झुकना पड़ा। हॉस्पिटल स्टाफ ने अपने सुविधानुसार अपने शिफ्ट बांट लिए अरुणा की देखभाल के लिए। हॉस्पिटल के नर्सों ने अरुणा की जिम्मेदारी ले ली। उसे टाइम पे खाना देना, वो भी लिक्विड फॉर्म में पीस कर, दवाई देना, टाइम टू टाइम उसकी केयर करना। उसकी मुट्ठी बंद थी, नाखून बढ़ने पर उसकी हथेली में चुभ जाते थे, पर वह मुट्ठी खोल नहीं पाती। एक फैमिली की तरह वो नर्सें सेवा कर रही थी। जून में अरुणा का बर्थडे होता है। हॉस्पिटल की नर्सें इसे सेलिब्रेट करती थीं ताकि अरुणा को खुशी हो। 1974 में सोहन लाल को 7 साल की सजा हुई। 1 साल तो ट्रायल में बीत गया, इसलिए 1980 में इसे जेल से रिहा कर दिया गया। बाहर आते ही सोहनलाल गायब ही हो गया। देखते ही देखते 36 साल गुजर गए। अरुणा बस लाश बनकर बेड पर पड़ी रही और नर्सों की निष्काम सेवा चल रही थी। 1973 से 2010 आ गया। इसी साल एक जर्नलिस्ट की नज़र अरुणा पर पड़ती है। इन्होंने अरुणा की हालत को देखकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया कि अरुणा शानबाग पिछले 36 सालों से एक ही बिस्तर पर शव की भांति पड़ी हुई है, वेजिटेटिव स्टेट में। ना ही उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश है। वो बहुत ही तकलीफ सहन कर रही है। इनको यूथेनेसिया यानी इच्छा मृत्यु देकर हमेशा के लिए शांत कर देना चाहिए। ये नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही हैं। इनको इच्छा मृत्यु दे देनी चाहिए। इनको दिए जाने वाला लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट सब बंद कर देना चाहिए ताकि इन्हें मुक्ति मिल सके इस नर्क जैसी जिंदगी से। यह सब सुनकर हॉस्पिटल कर्मचारी इसका विरोध करते हैं। 36 सालों से लगातार ये इनकी देखभाल कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2010 में इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया। उन्होंने 3 रेपुटेटेड डॉक्टर की टीम बनाई और अरुणा की जांच के लिए बॉम्बे भेजा। डॉक्टर्स ने जांच में पाया कि अरुणा अपनी तरफ से जीवित रहने के लिए इशारे कर रही है। उसका ब्रेन रिएक्ट कर रहा है। कब ये ठीक हो जाए कह नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें पेश की गई। 7 मार्च 2011 को सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु कानून पर एक नया फैसला आया कि यदि कोई ऐसी कंडीशन में हो जिसमें उसके बचने के चांसेस ना के बराबर हों, कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, तो यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु का अधिकार उसके खुद का, घर वालों का, सगे संबंधी या करीबी दोस्त इनको है, पर कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। पिटीशन दायर करने वाली जर्नलिस्ट अरुणा की किसी भी तरह से कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने उन्हें अधिकार नहीं दिया कि वे अरुणा के लिए इच्छा मृत्यु की मांग कर सकें। इस केस में अरुणा के साथ केवल हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्सेस ही थे जिन्होंने उनका साथ दिया था, इसलिए कोर्ट ने यूथेनेसिया का अधिकार उन्हें दिया कि वे अरुणा के लिए फैसला ले सकते हैं कि अरुणा को जिंदा रखना है या नहीं। हॉस्पिटल स्टाफ ने
मना कर दिया कि वे जब तक अरुणा जिंदा है तब तक वे उनकी सेवा करेंगे। कोर्ट ने भी इस केस को खत्म कर दिया। हॉस्पिटल के नर्स अरुणा की देखभाल ऐसे ही करती रही। अब 2015 आ गया। 18 मई 2015 को अरुणा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से कुछ महीने पहले इन्हें निमोनिया हुआ था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। 42 साल तक कोमा में रहने के बाद आखिर अरुणा अब मुक्त हो चुकी थी। पुणे के जेल से निकलने के बाद सोहनलाल का कुछ पता नहीं था। एक पत्रकार जिसके रिश्तेदार सोहनलाल के गांव में था, वह पत्रकार सोहनलाल से मिलने पहुंचा। वह था यूपी के हापुड़ में। सोहनलाल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रह रहा था। इससे पूछने पर उसने कहा कि गुस्से में इससे जो हो गया उसे इसके लिए बहुत ही अफसोस है, पर उसने दुष्कर्म नहीं किया था। अगर किया होता तो डॉक्टर की रिपोर्ट में आता। अरुणा की मौत की खबर सुनकर इसे दुख की माफ़ी मांगी। तो ये थी अरुणा शानबाग की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।